हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू, जैसे कि छत्तीसगढ़ एग्जाम जो है वो नियर बाय है, सो आज के लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर योर छत्तीसगढ़ जुडिशरी एग्जाम। So before that, if you are preparing for judiciary learners, so more than 100 100 plus learners have cleared Punjab mains and 300 plus have cleared UP mains. So what are you waiting for? Just join Unacademy to achieve your dreams. आप इस कोड को कभी भी यूज कर सकते हो Unacademy पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। आपको जो सब्सक्रिप्शन है वो चीपर प्राइस पे जो है इससे मिल जाएगी। सो दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी कोर्स बाय अनिल खन्ना सर। अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव वे में अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो दिस बैच इज बेस्ट फॉर यू। इसमें आपको इंटरव्यू तक सब कुछ प्रिपेयर करवाया जाएगा, प्लस नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। सो आप इस कोड को यूज करके जो है इसको ले सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हो सो दैट कि आपको शेड्यूल एंड अपडेट्स अदर क्लासेस के रिगार्डिंग भी जो है वो मिल जाए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर इंडियन एविडेंस एक्ट, तो सॉरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो आई एम गोइंग टू मेक यू रिवाइज फ्रॉम योर सेक्शन 26 से जो है हम इसमें रिवाइज करेंगे। सो सेक्शन 26 किस चीज से डील करता है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। सो ये कहता है कि अगर कोई भी किसी पर्सन, सपोज ए इज द पर्सन, ठीक है, वो एडल्ट है, उसको बोला जाए कि आपने कभी लाइफ में आप शादी नहीं करवाओगे, उसके साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट हो जाए। सो ऐसा एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है, बिकॉज दैट इज हिज राइट टू गेट मैरिड। So agreement, every agreement in restraint of marriage of any person other than a minor, वो क्या होगा? That is what. Similarly, हर पर्सन का राइट है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट प्रोवाइड करता है कि कोई भी पर्सन कोई लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस किसी भी तरह का कर सकता है। दिस इज द राइट दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ किसी पर्सन को अगर रोका जाता है कि आप ये लॉफुल प्रोफेशन आप कैरी ऑन नहीं करोगे, आप कोई लॉफुल ट्रेड कैरी ऑन नहीं करोगे, देन दैट इज वॉइड। So every agreement by which one is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void. But there is an exception that is given here. ये कहता है कि वो अगर कोई जो है अपने बिजनेस की गुडविल को सेल कर देता है, वो एग्री करता है बायर के साथ टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन ए सिमिलर बिजनेस। सपोज ए इज द पर्सन, उसने अपना जो है गुडविल बिजनेस की, उसने बहुत सालों से वो बिजनेस रन कर रहा था, उसने अपनी बिजनेस की गुडविल जो है सेल कर दी, एंड जिसने वो खरीदी उसने बायर के साथ जो है एग्रीमेंट किया कि मैं सिमिलर बिजनेस जो है स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स में जो है मैं कैरी ऑन नहीं करूंगा। तो दिस इज अ वैलिड एग्रीमेंट, ये जो है ये वैलिड है। सो जो कंडीशंस हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए। सो लेट्स जस्ट हैव अ रीडिंग टू दिस। दिस सेज one who sells the goodwill of a business may agree with the buyer to refrain from carrying on a similar business within the specified local limits so long as the buyer or any person delivering title to the goodwill from him carries on a like business therein, provided that such limits appear to the court reasonable regard being had to the nature of the business. Next is agreements in restraint of legal proceeding. तो ये कहता है कि every agreement, कोई भी एग्रीमेंट जिससे कि एक पार्टी को रिस्ट्रेन किया जाता है। सपोज ए एंड बी दो पार्टीज हैं, इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया। नाउ इन्होंने आपस में ये कहा कि पार्टीज रिस्ट्रेन, कि अगर कोई भी इसमें कल को कोई भी डिस्प्यूट रेज होता है कि आप जो है इस चीज को लेके केस नहीं फाइल कर सकते, सो दैट इज द राइट ऑफ ए पर्सन टू अप्रोच द कोर्ट। So any agreement in restraint of legal proceeding that is void, this is what is dealt under your section 28. ये कहता है every agreement by which any party thereto is restricted absolutely from enforcing his rights under or in respect of any contract by the usual legal proceeding in the ordinary tribunals, or which the limits of the time within which he may thus enforce his rights, और जो उसके राइट्स को एक्सटिंग्विश कर देता है, ठीक है, तो दैट इज वो वॉइड है टू दैट एक्सटेंट। बट देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस। ये कहता है सपोज ए एंड बी है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए, ठीक है, दो जगह की जुरिस्डिक्शन बनती थी। अगर कोई भी डिस्प्यूट रेज होता है, सपोज दिल्ली एंड मुंबई दो जगह की जुरिस्डिक्शन बनती है, अगर पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि कल को अगर कोई भी डिस्प्यूट रेज होगा, दिस इज सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिल्ली ओनली, कि अगर कोई भी डिस्प्यूट रेज होगा तो ये दिल्ली में ही केस फाइल होगा। सो दैट इज अ वैलिड, वो क्या है? वो वैलिड है, या फिर ये जो केस है वो आर्बिट्रेशन में ही जाएगा। दिस इज वैलिड अंडर योर सेक्शन 20। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव सीन की कंपनीज, अगर आप किसी से कोई चीज परचेज करते हो किसी कंपनी की ब्रांड की, तो उसमें लिखा होता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट रेज है सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस वन।
So this says this section shall not render illegal a contract by which two or more persons agree that any dispute which may arise between them in respect of any subject or class of subjects shall be referred to arbitration, and that only the amount awarded in such arbitration shall be recoverable in respect of the dispute so referred. Next is agreements void for uncertainty. तो ये कहता है द एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच, कि अगर कोई अनसर्टेन चीज है, वी नो दैट कि देयर इज दिस इज वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कि हमेशा सर्टेन चीज के लिए हो सकता है एग्रीमेंट। तो कोई भी एग्रीमेंट जिसका मीनिंग जो है वो सर्टेन नहीं है और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, दैट इज वॉइड। वो क्या होगा, वो वॉइड होगा। तो अगर ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि वो सेल करेगा 100 टन ऑफ ऑयल, देर इज नथिंग वॉट एवर टू शो, ये तो शो ही नहीं हुआ कि कौन सा ऑयल, ऑयल तो बहुत डिफरेंट टाइप्स का होता है। द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी, बिकॉज कुछ क्लियर ही नहीं है। सिमिलर इज नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस आर गिवन है। तो एक और देख लेते हैं, ए ने एग्री किया बी के साथ टू सेल माई व्हाइट हॉर्स फॉर ₹500 और ₹1000। मैं अपना व्हाइट हॉर्स बेचना चाहता हूँ 500 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए। देर इज नथिंग टू शो कि उनमें से वो कौन से प्राइस पे वो देना चाहता था, वो 500 रुपए पे देना चाहता था या वो 1000 रुपए पे देना चाहता था। तो एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर इज व्हाट। तो ये कहता है कि वेजरिंग एग्रीमेंट सेक्शन 30 डील्स विद वेजरिंग। तो एग्रीमेंट जो वेजरिंग से होते हैं वो वॉइड होते हैं, एंड नोट सूट, कोई भी सूट जो है वो ब्रॉट नहीं किया जाएगा टू रिकवर अलेज्ड, ये रिकवर करने के लिए, टू बी वन ऑन एनी वेजर। सो देयर इज एन एक्सेप्शन दैट इज गिवन है। ये कहता है कि दिस सेक्शन शेल नॉट बी डीम्ड टू रेंडर अनलॉफुल, ये सेक्शन अनलॉफुल नहीं करता है किसी सब्सक्रिप्शन को या कॉन्ट्रीब्यूशन को या किसी एग्रीमेंट को to contribute made or entered into towards any paid prize or sum of money of the value or amount of 500 or upwards to be awarded to the winner or winners of any horses. So there is an exception that is given here. So ये कहता है कि किसी भी, अगर कोई shall not be unlawful डिक्लेयर नहीं करता, सपोज कोई हॉर्स रेस है उसमें प्राइस डिक्लेयर किया है 500 या उसके बाद, तो ये उसको जो है unlawful declare नहीं करता है. This is one of the exceptions that is given under your this section, that is section 30. Now section 31 further deals with contingent contract. सेक्शन 31 जो है वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ करता है. ये कहता है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट is a contract to do or not to do something if some event collateral to such event does or does not. इसका मतलब क्या है, आपने एक तो सेक्शंस याद रखने, जितने अभी तक हमने सेक्शंस किए सारे डायरेक्टली आपको सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. प्रोविजंस तो इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर डायरेक्टली आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वेजरिंग एग्रीमेंट इज डेल्ट अंडर विच, दैट इज 30. ठीक है. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज गिवन अंडर विच, दैट इज गिवन अंडर योर सेक्शन 26. तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, सपोज ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको जो है 10,000 रुपए दूंगा अगर बी का हाउस जो है वो जल जाता है. ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है बिकॉज दिस इज डिपेंडेंट ऑन एन इवेंट. ये किसी इवेंट पे डिपेंड है, किस इवेंट पे, कि अगर बी का घर जल जाता है. नेक्स्ट इज योर सेक्शन 30. सेक्शन 32 डील्स विद एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग. So this says contingent contracts to do or not to do anything if an uncertain future event happens cannot be enforced by law unless and until that event has happened. अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल बन जाता है, if the event becomes impossible, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, वो void हो जाते हैं. Let's take an example. तो ये कहता है कि अगर सपोज ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि वो उसको जो है पैसे देगा कुछ अगर बी सी से शादी कर लेता है. ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो बी को पैसे देगा अगर बी सी से शादी कर लेता है. सी की डेथ हो जाती है, इससे पहले कि बी से शादी होती सी की डेथ हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया बिकॉज दैट बिकम्स इम्पॉसिबल. तो अगर कोई वो चीज अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करती है जो तब तक नहीं हो सकता कि वो इवेंट ना हो जाए, लाइक उसने उससे शादी करनी थी पर वो तो इवेंट ही पॉसिबल हो गया क्योंकि उसकी डेथ हो गई. सो दिस इज व्हाट इज गिवन अंडर सेक्शन 32. नेक्स्ट इज एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग.
ये कहता है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल दें। ए एग्री करता है बी के साथ एक सम ऑफ मनी, अगर ये कहता है कि अगर ये चीज नहीं होगी, ए ने एग्री किया बी के साथ कि वो उसको कुछ पैसे देगा अगर ये शिप वापस नहीं आती, जो शिप है वो डूब जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया जा सकता है जैसे ही शिप डूब गई। वाई? बिकॉज यहाँ पे दिया होता कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन, कि जो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है वो नहीं होगा, उसको तब एनफोर्स किया जाता है जब वो इवेंट ही इम्पॉसिबल हो जाता है उसके पहले ही। जब वो शिप ही डूब गई वो तो वापस आएगी ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड। So the most important one from this is your section 36. Section 36 deals with agreement contingent on impossible events. ये कहता है कि contingent agreements to do or not to do anything if an impossible event happens are there. कि अगर कोई impossible event हो जाता है ऐसे क्या होंगे? void होंगे। अगर वो impossibility event की is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made. ए एग्री करता है बी के साथ कि वो उसको 1000 रुपए देगा अगर दो आप स्ट्रेट लाइंस अगर आप खींच लो, क्या वो स्ट्रेट लाइंस को आप कभी भी एनक्लोज करेंगे वो स्पेस के साथ? दो ऐसे स्ट्रेट लाइंस हैं, दे विल नेवर एनक्लोज अ स्पेस, सो एग्रीमेंट इज वॉइड, देयर इज इम्पॉसिबिलिटी इन दिस, इसको पॉसिबल किया ही नहीं जा सकता। अगर ए एग्री करता है बी के साथ कि वो उसको 1000 रुपए देगा अगर बी जो है मैरी कर लेता है ए की डॉटर से सी से, सी की डेथ हो जाती है जब वो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट वॉइड हो गया बिकॉज दैट बिकम्स इम्पॉसिबल। सो दीज आर द सेक्शंस दैट वी हैव सीन कि अगर ये चीजें होती हैं तो ये एग्रीमेंट्स क्या होंगे? वॉइड होंगे। नेक्स्ट इज योर चैप्टर 4. चैप्टर 4 डील्स विद ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. So this says contracts which must be performed. Section 37 deals with obligation of parties to contract. ये कहता है कि the parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of this act or of any other law. That means if अगर A ने प्रॉमिस किया कि वो एक पिक्चर पेंट करेगा B के लिए बाय अ सर्टेन डे एट अ सर्टेन प्राइस, कि वो सपोज वो 6 तारीख तक जो है वो एक पिक्चर पेंट करेगा, ठीक है, वो 10,000 रुपए, A की डेथ हो जाती है 6 से पहले, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता ईदर बाय एज रिप्रेजेंटेटिव स्टेट बाय बी। व्हाई? बिकॉज ये कहता है द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म unless such performance is dispensed with or any other law. Promises bind the representatives of the promises in case of death of such promises before performance unless a contrary intention appears. अब यहाँ पे क्यों नहीं रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट एनफोर्स किया जा सकता? बिकॉज दैट वाज अ पिक्चर जो वही पेंट कर सकता था, अब उसकी तो डेथ होगी, उसको पेंट कौन करे? दैट्स व्हाई दिस इज अ ऑब्लिगेशन ऑन द पार्टी इटसेल्फ. Next is your section 38. Section 38 says where a promisor has made an offer to perform the promise. कि जहां पे जो है promisor ने ऑफर दिया परफॉर्मेंस ऑफ टू द प्रॉमिस एंड ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, एंड ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो प्रॉमिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं है नॉन परफॉर्मेंस के लिए, ना ही वो अपना राइट लूज करेगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. Every such offer must fulfill the following conditions. एक तो वो अनकंडीशनल होना चाहिए, इट मस्ट बी मेड एट ए प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे होना चाहिए. सो इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर, अगर प्रॉमिसर ने ऑफर दिया, ठीक है, कि वो जो है परफॉर्मेंस करना चाहता, उसने प्रॉमिस एंड उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो प्रॉमिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं है. अगर मैंने बोला बी को, मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं जो है ये चीज करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, आई एम रेडी टू डिलीवर द गुड्स, उसने बोला कि नहीं मुझे अभी नहीं लेनी, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस. तो एवरी सच ऑफर, हर ऑफर जो है अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पे होना चाहिए. अगर जो ऑफर ऐसा है कि वो डिलीवर कोई चीज डिलीवर करने के लिए, तो प्रॉमिस ही मस्ट हैव अ रीजनल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए.
तो an offer to one of the several joint promises has the legal consequences as an offer to all of them. अगर बहुत सारे joint promises हैं, ठीक है, तो अगर कोई एक को प्रॉमिस किया जाता है तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो सबके अगेंस्ट में। Section 39 is very important, anticipatory breach of contract. So this says when a party to a contract has refused to perform, अगर पार्टी है उसने रिफ्यूज कर दिया परफॉर्म करने के लिए, खुद को डिसेबल कर लिया परफॉर्म करने के लिए प्रॉमिस को एंटायरिटी में, तो प्रॉमिस ही जो है एंड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को अनलेस ही हैज सिग्निफाइड, जब तक वो सिग्निफाई ना करे वर्ड से या कंडक्ट से। अब ए कोई सिंगर है, वो कॉन्ट्रैक्ट के में एंटर करता है बी के साथ, ये कोई सिंगर है वो एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में बी के साथ जो मैनेजर है थिएटर, टू सिंग एट हिज थिएटर 2 nights इन एवरी वीक। ठीक है, कि वो 2 रात जो है वो गाएगा हर हफ्ते ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 months, अगले 2 महीने के लिए। एंड बी जो है एंगेज कर लेता है टू पे हर 100 rupees फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस। 6th नाइट को जो है ए विलफुली खुद को एब्सेंट कर लेता है थिएटर से। तो बी इज एट लिबर्टी टू पुट एन एंड टू कॉन्ट्रैक्ट। एक बार और इलस्ट्रेशन को देखते हैं, ये क्या कहता है कि एक कोई सिंगर है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है बी के साथ जो मैनेजर है थिएटर, कि वो हर रात को दो रातों को हर एक हफ्ते में 2 रातों को वो जो है अगले 2 महीने के लिए वहां पे गाया करे। एंड बी कहता है कि हर रात की परफॉर्मेंस के लिए उसको 100 rupees 6th नाइट पे जो है जो सिंगर है उसको विलफुली एब्सेंट कर देता है। तो बी के पास लिबर्टी है कि वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो खत्म कर सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रॉमिसी में पुट एन एंड टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर यहीं पे वो कुछ ना कहता, वो नेक्स्ट स्टेज पे आके फिर गाने लग जाता, दैट मीन्स कि उसने अपने वर्ड से या कंडक्ट से ये उसने कह दिया कि ठीक है, उसने अपने कंडक्ट से उसने जब कुछ बोला ही नहीं कि ठीक है आप कंटिन्यू कर लो। तो यहीं पे अगर हम इसको आगे फर्दर देखें, ए ने बिल्कुल एब्सेंट किया विद द असेंट ऑफ बी, बी की असेंट से उसने 7th नाइट को गा दिया। सो बी ने सिग्निफाई कर दिया अपनी एक्यूज कि वो जो है कंटिन्यू कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, एंड अब वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं कर सकता। बट हाँ, जो जिस 6th नाइट को उसने नहीं गाया था, जो 100 rupees उसको पे करता है, उसको लॉस हुआ, वो उसकी कंपनसेशन जो है वो उससे ले सकता है। So this is what is your anticipate section 13. So we have discussed from section 26 to 39 learners. In our next lecture we'll discuss more. And आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो। 2 बजे आपका टेस्ट है, दैट इज ऑन इंडियन एविडेंस एक्ट फॉर योर छत्तीसगढ़ जुडिशरी एग्जाम। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज अ कॉम्प्रीहेंसिव बैच, जुडिशरी बैच बाय अनिल खन्ना सर। ये 5 को स्टार्ट हुआ था। सो इस बैच में आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आप इस कोड को यूज करके जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच लर्नर्स, आई एम जस्ट एंडिंग द सेशन हियर।